पिछले कुछ वीडियोस में हमने घूर्णी गति यानी रोटेशनल मोशन से जुड़े कुछ नए चरों को, नए वेरिएबल्स को ठीक उसी तरह परिभाषित किया जैसे हमने रेखीय गति यानी लीनियर मोशन के चरों को परिभाषित किया था। उदाहरण के लिए यहाँ हमने डेल्टा थीटा को, कोणीय विस्थापन को उसी तरह परिभाषित किया जैसे यहाँ पर विस्थापन को परिभाषित किया गया था। इसमें केवल अंतर इतना है कि यह सामान्य स्थिति के बजाय कोणीय स्थिति एंगुलर पोजीशन को दर्शाता है। इसी प्रकार हमने कहा कि कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी प्रति एकांक समय कोणीय विस्थापन होता है। ठीक वैसे ही जैसे वेग को, वेलोसिटी को प्रति एकांक समय विस्थापन के रूप में परिभाषित किया गया था, या आप इसे विस्थापन की दर भी कह सकते हैं। इसके बाद हमने कोणीय त्वरण को, एंगुलर एक्सेलरेशन को कोणीय वेग में परिवर्तन की दर के रूप में परिभाषित किया, यानी डेल्टा ओमेगा बटे डेल्टा टी। ठीक वैसे ही जैसे हम यहाँ सामान्य त्वरण को रेखीय वेग में परिवर्तन की दर कहते हैं। आप देख सकते हैं कि ये परिभाषाएं बिल्कुल समान हैं। इनमें अंतर बस इतना है कि रेखीय गति के चरों की, लीनियर मोशन के वेरिएबल्स की जगह पर हमने उनके घूर्णी समकक्षों का उपयोग किया है। इसलिए सभी समीकरण और सिद्धांत जो रेखीय गति के लिए निकाले गए थे, जो रेखीय गति पर लागू होते हैं, घूर्णी गति के लिए, रोटेशनल मोशन के लिए भी वही समीकरण या सिद्धांत लागू होंगे। बस आपको रेखीय गति के वेरिएबल्स को उनके घूर्णी समकक्षों से, रोटेशनल काउंटरपार्ट से बदलना है। और ये ग्राफ्स के लिए भी काम करता है। मान लीजिए कि हमारे पास एक वेग समय ग्राफ है और ये कुछ ऐसा दिखता है। अब जब हमने सरल रेखीय गति के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कि इस ग्राफ का स्लोप यानी प्रवणता ये बराबर होती है त्वरण के, ए के। इसी प्रकार कोणीय वेग और समय के ग्राफ की प्रवणता यानी इस ग्राफ की प्रवणता ये दर्शाएगी अल्फा को यानी कोणीय त्वरण को, क्योंकि ओमेगा और अल्फा के बीच में वही संबंध है जो v और a के बीच में होता है। इसी प्रकार वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल, यह एरिया या क्षेत्रफल ये दर्शाता है, ये बराबर होता है विस्थापन डेल्टा x के। तो कोणीय वेग और समय के ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल ये किसको दर्शाएगा? ये दर्शाएगा डेल्टा थीटा को, कोणीय विस्थापन को। आपको शायद याद हो कि सरल रेखीय गति में हमने सरल रेखीय गतिकीय सूत्रों को डिराइव करने के लिए ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल का उपयोग किया था। वही प्रक्रिया घूर्णी गति के वेरिएबल्स के लिए भी अपनाई जा सकती है। हम ये एरिया निकाल सकते हैं और फिर उसे W और अल्फा से संबद्ध करने पर हमें घूर्णी गतिकी के सूत्र मिल जाएंगे। लेकिन चूंकि ये सारे वेरिएबल्स रेखीय गति के वेरिएबल्स की तरह ही परिभाषित हैं, इसलिए हमें बिल्कुल वही समीकरण मिलेंगे, बस उनमें लीनियर वेरिएबल्स की जगह रोटेशनल वेरिएबल्स होंगे, घूर्णी गति के चर होंगे। तो पहले हम लीनियर मोशन के गतिकी सूत्र यानी काइनेमेटिक फॉर्मूलाज को लिख लेते हैं। ये फॉर्मूलाज लीनियर मोशन के वेरिएबल्स को आपस में संबद्ध करते हैं, लेकिन एक बात यहाँ ये याद रखनी है कि इनका उपयोग तभी किया जा सकता है जब हमारा त्वरण, जब हमारा a कांस्टेंट हो यानी स्थिर हो। अब यदि घूर्णी गतिकीय सूत्र यानी कि रोटेशनल काइनेमेटिक फॉर्मूलाज निकालने हो तो एक तरीका तो यह है कि जैसे हमने ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल का उपयोग करके लीनियर मोशन के लिए फॉर्मूला निकाले थे, वैसे ही हम रोटेशनल मोशन के लिए भी करें। लेकिन हम जानते हैं कि रोटेशनल मोशन के सभी वेरिएबल्स के बीच वही संबंध है जो लीनियर मोशन के वेरिएबल्स के बीच है। इसलिए हम इन फॉर्मूलाज में रेखीय गति के, लीनियर मोशन के वेरिएबल्स को उनके घूर्णी समकक्षों से, रोटेशनल मोशन काउंटर पार्ट से बदलकर रोटेशनल मोशन के लिए फॉर्मूलाज बना सकते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ ये v जो अंतिम वेग को दर्शाता है उसकी जगह ओमेगा यानी अंतिम कोणीय वेग आ जाएगा। v नॉट ये प्रारंभिक वेग है, इनिशियल वेलोसिटी है, उसकी जगह ओमेगा नॉट यानी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी आएगा। और त्वरण यानी एक्सेलरेशन की जगह पर अल्फा यानी कोणीय त्वरण आएगा। और समय t ये वही रहेगा क्योंकि समय रेखीय या कोणीय नहीं होता, समय केवल एक होता है जिसे हम t कहते हैं, और ये सभी समीकरणों में समान रूप से कार्य करता है। इसके अलावा जहाँ जहाँ हमारे पास x यानी सामान्य स्थिति है वहाँ पर हम
थीटा यानी कोणीय स्थिति, एंगुलर पोजीशन लिख देंगे। तो इस तरह हमें आसानी से अपने रोटेशनल काइनेमेटिक फॉर्मूलाज मिल जाते हैं। और आप शायद ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये घूर्णी गतिकी सूत्र ये कब मान्य होंगे। ये तभी मान्य होंगे जब हमारा अल्फा, जब हमारा कोणीय त्वरण स्थिर होगा, कांस्टेंट होगा। और यदि हमारा अल्फा स्थिर है तो ये फॉर्मूलाज रोटेशनल मोशन के वेरिएबल्स को जोड़ने और उनसे संबंधित प्रश्नों को हल करने का एक बहुत सुविधाजनक तरीका है। वास्तव में हम इनका उपयोग ठीक उसी प्रकार कर सकते हैं जैसे हम लीनियर काइनेमेटिक इक्वेशंस का उपयोग करते हैं। तो इस तरह के प्रश्नों को हल करते समय सबसे पहले उन चरों की, उन वेरिएबल्स की पहचान करते हैं जो हमें ज्ञात हैं। फिर हम उस चर की पहचान करेंगे जो हमें ज्ञात करना है, और फिर ये देखेंगे कि किस समीकरण का, किस इक्वेशन का उपयोग करके हम अपना अज्ञात वेरिएबल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए अब इसे ठीक से समझने के लिए हम एक प्रश्न हल कर लेते हैं ताकि ये हमें ठीक से क्लियर हो जाए। तो हमारे प्रश्न में 4 मीटर लंबी छड़ विराम की अवस्था से घूमना शुरू करती है तथा अपने एक सिरे के चारों ओर 5 चक्कर लगाती है। तो ये छड़ इस सिरे के चारों ओर 5 चक्कर लगाती है। छड़ का कोणीय त्वरण, एंगुलर एक्सेलरेशन 30 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर है और ये कोणीय त्वरण स्थिर है। अब हमें क्या पता लगाना है? हमें पता लगाना है कि छड़ को 5 चक्कर लगाने में कितना समय लगा। तो हमारे पास ये एक छड़ है जो पहले विराम की अवस्था में है और उसके बाद ये एक सिरे के चारों ओर घूमना शुरू करती है, कुछ इस तरह से। यह छड़ 30 रेडियन प्रति सेकंड के स्थिर त्वरण से 5 चक्कर पूरे करती है और हमें बताना है कि ये 5 चक्कर लगाने में छड़ को कितना समय लगा। तो हम क्या करेंगे, इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे? तो सबसे पहले तो हम ज्ञात चरों की, नोन वेरिएबल्स की पहचान करेंगे। तो हमें दिया गया है कि छड़ ने 5 चक्कर पूरे किए। इसका मतलब है कि हमारा कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा 5 चक्करों के बराबर है। अब यहां विस्थापन हमें चक्करों में दिया गया है, लेकिन हम यहां कोशिश करेंगे कि हमारे थीटा की इकाई भी रेडियन हो, क्योंकि हमारे त्वरण की इकाई भी रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर है। अब हमें पता है कि एक चक्कर बराबर होता है 2 पाई रेडियंस के। तो हमारा डेल्टा थीटा ये बराबर हो जाएगा 5 गुणा 2 पाई रेडियन, यानी कि 10 पाई रेडियन के। तो ये हमारा कुल कोणीय विस्थापन है डेल्टा थीटा। अब कोणीय त्वरण अल्फा ये क्या है? ये हमें दिया गया है, ये है 30 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये हमारा अल्फा पॉजिटिव है कि नेगेटिव, धनात्मक है कि ऋणात्मक? तो हमारी छड़ ने विराम की अवस्था से घूमना शुरू किया, यानी इसकी गति बढ़ी। तो इसका मतलब है कि कोणीय विस्थापन की दिशा और कोणीय त्वरण की दिशा समान होगी। दूसरे शब्दों में कहें तो जब भी किसी वस्तु की गति बढ़ रही होती है तो इसका अर्थ है कि कोणीय त्वरण और कोणीय वेग का चिन्ह समान होगा और कोणीय वेग और कोणीय विस्थापन का चिन्ह भी समान होगा। अब चूंकि हमने विस्थापन को धनात्मक 10 पाई रेडियन माना है, इसलिए कोणीय त्वरण भी प्लस 30 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होगा। अगर यह छड़ धीमी हो रही होती तो हम कहते कि त्वरण और वेग के चिन्ह विपरीत हैं। अब इसके अलावा हमें यहाँ पर एक और चर दिया गया है और वह है प्रारंभिक कोणीय वेग। तो हमारी छड़ विराम की अवस्था से घूमना शुरू करती है, मतलब इसका प्रारंभिक वेग ओमेगा नॉट ये बराबर था 0 के। तो अब हमें 3 वेरिएबल्स ज्ञात हैं और हम चौथे की गणना कर सकते हैं। और यहाँ हमें ज्ञात क्या करना है? तो हमें यहाँ ज्ञात करना है समय t। तो छड़ को 5 चक्कर लगाने में कितना समय लगा? अब यहाँ पर हम फॉर्मूला कौन सा लगाएं? तो हमें ये देखना चाहिए कि हमें प्रश्न में क्या नहीं दिया गया है। इस प्रश्न में हमें अंतिम कोणीय वेग ओमेगा नहीं दिया गया है, तो इसके लिए हम वह काइनेमेटिक इक्वेशन चुनेंगे जिसमें ओमेगा न हो, क्योंकि हमें ओमेगा का मान ज्ञात नहीं है। तो यदि हम अपने फॉर्मूलाज को देखें तो हम इसमें पहले, दूसरे और चौथे फॉर्मूला का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि इन तीनों में ओमेगा
ओमेगा है, लेकिन हम यहाँ डेल्टा थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर इस सूत्र का, इस फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं क्योंकि इसमें ओमेगा नहीं है। तो डेल्टा थीटा है 10 पाई रेडियन और ये बराबर होगा, अब ओमेगा नॉट हमारा 0 है तो ये पहला पद हमारा 0 हो जाएगा, तो बाकी बचा हाफ, अल्फा कितना है 30 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर गुणा टी स्क्वायर के। तो टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 गुणा 10 पाई रेडियन बटे 30 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसे हल करने पर हमारा t हो जाता है अंडर रूट ऑफ 20 पाई रेडियन बटे 30 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर, और इसे हल करने पर हमें 1.45 सेकेंड्स मिलता है। तो इसका मतलब है छड़ ने इन 5 चक्करों को लगाने में 1.45 सेकेंड्स लिए। अब हमें यह भी ज्ञात करना है कि 5 चक्करों के बाद छड़ का कोणीय वेग क्या होगा। तो अब हमें ओमेगा को छोड़ करके इन इक्वेशंस में प्रयोग होने वाले सारे वेरिएबल, सारे चर ज्ञात हैं, तो हम ओमेगा को निकालने के लिए कोई भी समीकरण चुन सकते हैं। तो चलिए अभी हम ये पहले वाला समीकरण ले लेते हैं। तो ओमेगा बराबर हो जाएगा ओमेगा नॉट जो कि हमारा 0 है प्लस अल्फा यानी कि 30 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर गुणा टी यानी कि 1.45 सेकेंड्स, और इससे हमें मिलता है ओमेगा बराबर 43.5 रेडियंस पर सेकेंड। तो इसका मतलब है कि छड़ 5 चक्करों के बाद 43.5 रेडियंस पर सेकेंड की गति से घूम रही है।